नमस्कार साथियों, आप सभी को जुग स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख बैंक से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज की क्लास में मैं कॉमर्शियल बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम की नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है और साथ में आपकी जिज्ञासा में वृद्धि होने वाली है। तो समय न गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं बैंक जो होता है आपका मूल रूप से 6 प्रकार के बैंक होते हैं और भारत में सबसे बड़ी बैंक है, यानी बैंकों का गार्जियन यदि कोई बैंक है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ऑलरेडी आरबीआई से संबंधित मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख लीजिए। लेकिन आज का टॉपिक्स में मैं कॉमर्शियल बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। तो पहले हम ये जानेंगे कि बैंक एक्चुअली में होता क्या है। बैंक देखिए एक सरकारी संस्था है जो आप धनराशि बैंक में जाकर आप जमा करते हैं, उस धनराशि का लिखित हिसाब किताब रखता है। ठीक है, यानी आप जो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, उस पैसे का वह हिसाब किताब रखता है और बैंक क्या करता है अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण मुहैया कराता है। बस शर्त यह है कि उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उस टर्म और कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि एक्चुअली में बैंक होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, बैंक आप जो मार्केट में देखते होंगे कि आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में कोई आदमी है जो आपके पास आता होगा और डेली का 100 रुपया 50 रुपया ले जाकर कहीं जमा करता है। आप उसे भूल से भी बैंक समझने का भूल मत कीजिएगा, वो चिट फंड है। याद रखिएगा, चिट फंड और बैंक दोनों वित्तीय संस्था है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बैंक का मालिक कौन होता है? सरकार होती है, जबकि चिट फंड का मालिक आप और हमारे जैसे लोग होते हैं। चिट फंड में पैसा रखना यानी कोई गारंटी नहीं है कब पैसा आपका डूब जाएगा, लेकिन सरकारी बैंक में पैसा रखना आप गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, सरकार आपके पैसे का गारंटी लेती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि बैंक होते कितने प्रकार का है। तो देखिए, बैंक 6 प्रकार के होते हैं। पहले हम ये देखते हैं केंद्रीय बैंक, ठीक है, जिसे आप सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय बैंक। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय बैंक से संबंधित ऑलरेडी मैं सेशन कर चुका हूं। दूसरा है आपका व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जिसको अंग्रेजी में हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 5वां नंबर है आपका कृषि ग्रामीण विकास
राष्ट्रीय बैंक। ठीक है। कृषि ग्रामीण जो विकास बैंक जो है, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है। चलिए हम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछता है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका, सॉरी शॉर्ट नाम है होगा इसका NABARD, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है। और छठा नंबर है आपका, ये 5वां नंबर बैंक था, और छठा नंबर बैंक का नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, इंग्लिश में इसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट में होगा SIDBI। ठीक है। अब आज का टॉपिक्स में मैं व्यवसायिक बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। ये तो आप जाने कि बैंक कितने टाइप का होते हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में मैं व्यवसायिक बैंक से संबंधित चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मैं बैंक से संबंधित स्टेप बाय स्टेप हर बैंक से संबंधित मैं अपनी क्लास में मैं चर्चा करूंगा। तो ऑलरेडी जैसे कि मैं बताया आपको, केंद्रीय बैंक से संबंधित मैं चर्चा कर चुका हूं दूसरे वीडियो में, और आज की क्लास में व्यवसायिक बैंक। अब प्रश्न ये पैदा होता होगा आपके दिमाग में कि व्यवसायिक बैंक एक्चुअली में होता क्या। देखिए, कॉमर्शियल बैंक मतलब क्या समझते हैं? वो बैंक जो बैंक केंद्रीय बैंक के नियमों को मानते हुए या केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई आदेश को मानते हुए जो आम जनता के लिए एक वित्तीय संस्था के रूप में एक सरकारी संस्था चलाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक बैंक। ठीक है, लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि व्यवसायिक बैंक एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, तो इसका होगा आपका डेफिनेशन, केंद्रीय बैंक के आदेश मानकर जो बैंक जनता के साथ परोक्ष रूप से ऋण, संचय और व्यवसाय आदि से जुड़े रहते हैं। उसे हम व्यवसायिक बैंक कहते हैं। ठीक है, उसे हम व्यवसायिक बैंक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण यदि आप देखना चाहेंगे तो उदाहरण इसका हो जाएगा आपका, जैसे कि आप जानते हैं इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक में ही मार्च हो गया। और आपका एक और बैंक है जिसको हम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
ये बैंक किसके साथ मैच हो गया? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा कोई बैंक है वो है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब जो आप व्यवसायिक बैंक देखें तो व्यवसायिक बैंक यानी व्यापार, ठीक है, यानी पब्लिक से वो व्यापार करती है। तो बैंक किस तरह से व्यापार करती है? तो बैंक आपका पैसे का लेन देन ही उसका व्यापार है। तो व्यवसायिक बैंक जो है, जो आम जनता से पैसे लेती है, तो किस किस कंडीशन पे लेती है, या आम जनता बैंक में पैसा किस किस कंडीशन से रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यवसायिक बैंक जो है आपका, व्यवसायिक बैंक तीन प्रकार से ग्राहकों से रुपया जमा लेती है। वो प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है आपका चालू जमा, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में करेंट डिपॉजिट बोलेंगे। करेंट डिपॉजिट। अब देखिए, करेंट डिपॉजिट क्या है, आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा। तो ग्राहक अपना जो जमा राशि किसी भी समय में बैंक में चेक के माध्यम से उठा सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका करेंट डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, यानी ग्राहक अपना जमा राशि, ठीक है, किसी भी समय बैंक से चेक के माध्यम से या द्वारा चेक के माध्यम से निकाल सकता है। ठीक है, आप चालू जमा समझ गए होंगे। दूसरा इसका तरीका है आपका, वह है आपका स्थिर या सावधि जमा। स्थिर या सावधि जमा को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पैसा को फिक्स्ड किया जाता है, यानी एक समय के लिए आप पैसे को क्या कर रहे हैं? बैंक में रख रहे हैं। ठीक है, और बैंक क्या करेगी? ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट आप बैंक में पैसा रखें, बैंक जितना साल के लिए रखें उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से कुछ आपको ब्याज देगी। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए आप, इसका डेफिनेशन क्या होगा? ग्राहक को फिक्स डिपॉजिट को निकालने के लिए बैंक को पूर्व सूचना देना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा, देखिए आप पैसे को क्या कर दिए, मान लीजिए आपका पैसा था, आपको अभी काम नहीं है, ठीक है, आपने 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख अपनी क्षमता के हिसाब से बैंक में आप पैसा जमा कर दिए, लेकिन सडनली आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जिसके कारण जो जमा राशि था उसका निकालना आपके लिए अत्यंत आवश्यक पड़ गया। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को फिक्स्ड हालांकि आप कर चुके हैं, तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को तक हटाती है, क्योंकि आप पैसे को फिक्स्ड कर दिए, तो बैंक उस पैसे को मार्केट में उतारती है, यानी कुछ काम में लगाती है। लेकिन इत्तेफाक इसी बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, तो आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं, ठीक है, यानी जो टर्म एंड कंडीशन पहले बैंक का था आप उससे मान लिए थे, लेकिन अब टर्म एंड कंडीशन को तोड़ते हुए आप पैसे को निकालना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पाएंगे, पैसे निकाल पाएंगे, परंतु बैंक को आपको सूचना देना पड़ेगा कि देखिए मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है जिसके कारण मेरा आफत विपत पड़ गया है, जिसके कारण मैं पैसा निकालना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि बैंक आपको पैसा निकाल कर नहीं देगा, लेकिन आपको पहले बताना पड़ता है, यानी सेविंग खाता की तरह जिस तरह से आप गए जब तब जाकर पैसा निकालने, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको इसके लिए बैंक तक पहुंचना पड़ेगा। आप एटीएम के माध्यम से या चेक के माध्यम से ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है, बैंक से परमिशन लेना पड़ता है। तीसरा है आपका बचत जमा। बचत जमा को इंग्लिश में हम कहते हैं आपका सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, देखिए ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार जमा राशि आपका निकाल सकता है, परंतु बैंक की अनुमति लेना जरूरी है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपने बैंक में पैसा रख दिया, उस पैसे का देख रेख का दायित्व किसका हो गया, बैंक का। अब जब आप उस बैंक में जमा राशि को आप निकालना चाहते हैं तो बैंक आपसे परमिशन लेगी, ठीक है, और बैंक से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर ही उस पैसे को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कमर्शियल बैंक में सबसे कोई बड़ा बैंक है आपका कमर्शियल बैंक में आपका सबसे बड़ा बैंक कौन सा है आपका, वह है एसबीआई, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, यहां एक और बात जान लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इससे पहले आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और इस बैंक का ही नया नामकरण होता है जिसे हम वर्तमान में एसबीआई के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आपका, हेडक्वार्टर कहां है, तो आप नाम सुने होंगे नरीमन पॉइंट। इस नरीमन पॉइंट से एक घटना जुड़ा हुआ है, ताज अटैक जो हुआ था, तो टेररिस्ट ने इस नरीमन पॉइंट को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाया था, ठीक है।
आप एक फिल्म इससे रिलेटेड है, नरीमन पॉइंट जो है, फिल्म का नाम है द अटैक ऑफ 26/11, जिसमें जो मुख्य नायक है नाना पाटेकर साहब जी है। नाना पाटेकर साहब एक ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, जो कि वास्तविक एक ऑफिसर का ही रोल वहां पर दिखाया गया है नाना पाटेकर साहब के माध्यम से। तो कभी समय मिलता है द अटैक ऑफ 26/11 फिल्म देख लीजिएगा। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारा फिल्म बना हुआ है, लेकिन आप इसे देखिएगा, पूरा आपको रियल लगेगा। ठीक है, कौन सा इसका हेडक्वार्टर का एड्रेस क्या है आपका? नरमन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ बॉम्बे, जिसको मुंबई आप बोलते हैं, मैं बॉम्बई लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं एसबीआई का टोटल ब्रांच कितना है आपका। एसबीआई का टोटल ब्रांचेस, एसबीआई का टोटल ब्रांचेस है आपका 22,500। ठीक है, और इसका एसबीआई का टोटल एटीएम देखा गया ऑल ओवर इंडिया में, टोटल एटीएम एसबीआई का तो आपका 65,000 है। ठीक है, और एसबीआई का ऑफिस केवल आपका भारत में नहीं है, ये भी याद रखिएगा। एसबीआई का ऑफिस आपका वर्ल्ड का लगभग 84 देशों में है। ठीक है, चलिए, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कॉमर्शियल बैंकों में सबसे कोई बड़ा बैंक है वो आपका एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंकों की तुलना में हर सेक्टर में बड़ा है। ठीक है, यानी इनकम आपका सेक्टर में देखिए, चाहे उसकी कार्यकर्ता के हिसाब से देखिए, चाहे उसके एसेट के हिसाब से देखिए, हर सेक्टर में आपका एसबीआई बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंकों की तुलना में बड़ा है। तो हम देखते हैं इसका टोटल, इसका जो कस्टमर है यानी ग्राहक है, तो आपका 40 करोड़ है टोटल ग्राहक। ठीक है, और इसका एसबीआई का कुल कार्यकर्ता है, टोटल कार्यकर्ता देखिए, टोटल यानी कुल, टोटल कार्यकर्ता है आपका 2,50,000। ठीक है, इसका टोटल इनकम देखेंगे आप, तो टोटल इनकम आपका 69,543.62 करोड़ है। ठीक है, ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये सारे आंकड़ा नेट से प्राप्त किया गया है, और ये पूरा करेंट है आपका 2025 के हिसाब से। ठीक है, अब प्रश्न पैदा होता है कि आपका व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है। लगे हाथ ये भी जानते हैं, व्यवसायिक बैंक का कार्य परीक्षा में ये पूछता है। जनरली स्कूल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाता है व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं व्यवसायिक बैंक अपना ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराता है। यानी व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक सुविधा भी प्रदान करती है। जिस तरह से मान लीजिए आप बैंक में आप 1,000 रुपया जमा किए हैं, तो 1,000 के ऊपर आपको ऐसा नहीं कि आपको 1,000 का वो लोन दे देगी, बल्कि आपको 800 का आर्थिक सहायता दे सकती है। और ये 200 जो रुपया है इसे अपने पास रखेगी। ठीक है, ताकि आप किसी भी समय उसके साथ बेईमानी ना कर सके। और यदि
आपके मन मस्तिष्क में यदि बेईमानी का प्रश्न भी पैदा होता है तो ये सब आपका जो व्यावसायिक बैंक है इसका कर्ता धर्ता कौन है? गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो ये गवर्नमेंट के बनाए गए नियम के तहत आपको कानून के शिकंजे में बैंक ले सकती है, ठीक है। आपके घर पर नोटिस भेज सकती है, तो आप इसे भी मान के चलिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, यह जो लोन देती है आपको तो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं देती है, बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए देगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ताकि इसका जो आप रकम लिए थे वो पूरी तरह से आप लौटा सके। और ये ऋण जब आपको उपलब्ध कराएगी उस समय में आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन या कुछ पेपर आपसे मांगती है, वो पेपर आपको तब तक नहीं देगी जब तक उसका ऋण आप पूरी तरह से चुका नहीं देंगे। यानी बीच में आकर बोलेंगे हमें पेपर दे दीजिए, मैं कल आपको पैसा पेड कर दूंगा, नहीं, वो पहले बोलेगी पहले आप पैसा पेड कीजिए, इसके बाद आप अपना पेपर लेके जाइए, ठीक है। तो पहला आप कार्य समझ गए। दूसरा कार्य है आपका व्यवसायिक बैंक जमाकर्ता के बहुमूल्य आभूषण महत्वपूर्ण कागज, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, आदि संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यानी आपके पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे आपको डर लगता है कि शायद हमें इसे घर में रखने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप चाहें तो बैंक में रख सकते हैं, उसका भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। दूसरी नंबर, बैंक के जैसे कि मैं बताया आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी उन सामान्य जानकारियों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज की क्लास में यदि आपको कुछ त्रुटियां मिलता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव के ऊपर में मैं काफी गहरी से मंथन करूंगा और उस पर अमल करने का प्रयास करूंगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। पर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे चैनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित विभिन्न टॉपिक से संबंधित मैं ऑलरेडी लगभग 200 से ऊपर में वीडियो बना चुका हूं, जो कि सारे वीडियो जो है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, यानी आपके सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और आप देखेंगे मैं ट्रिक्स के माध्यम से हिस्ट्री चैप्टर जो है कंप्लीट किया हूं। कहीं कहीं आपको ज्योग्राफी का भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो ट्रिक्स के माध्यम से बनाया गया है। और हालांकि ट्रिक्स जो है समतो हास्य पदक हो सकते हैं, मैं चाहूंगा उसे आप देखिए और एक आप बेहतर नोट बनाइए और अपनी सफलता की जो है अग्रसर आप बढ़ते जाइए। तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।